बेटा, whenever two charges are kept at some distance, they exert a force on each other. Similar charges repel each other, opposite charges attract each other. Common point है force between them का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 9 into 10⁹9. This formula is applicable for air and vacuum only. चार्जेस एयर में है या वैक्यूम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा। एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने पहले बताया था, एक अलग लेक्चर आएगा, लेकिन हल्का सा हिंट दे दूं, हमारे साइंटिस्ट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को सीधे के क्यों नहीं लिया, जैसे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जी ले लिया। यहाँ क्या चक्कर आ गया? तो जवाब ये है, हमारे साइंटिस्ट मजबूर हो गए, उन्होंने दो चार्जेस को एयर में रखा उतनी डिस्टेंस पे, तो अलग फोर्स आया। उन्हीं दोनों चार्जेस को पानी में डुबा करके उतनी डिस्टेंस पर रखा तो अलग फोर्स आया। उन्हीं दोनों चार्जेस को वुड में दबा करके रखा तो अलग फोर्स आया। यानी बेटा चार्जेस वही हैं, Q1 Q2 वही है, R भी वही है, लेकिन फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट भी मीडियम डिपेंडेंट लेना चाहिए था। तो ये कांस्टेंट सिर्फ एयर और वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है, बाकी मीडियम में जाने पर ये बदल जाता है। एयर और वैक्यूम को कहा जाता है फ्री स्पेस। किसी न्यूमेरिकल में कहा जाए चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, तो ईदर दीज आर इन वैक्यूम और इन एयर। यदि मीडियम में आ जाए तो फॉर्मूला बदल जाता है, मीडियम में जाने के बाद फोर्स हो जाता है, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की फुल फॉर्म क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आज मैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जितना जरूरी है। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 होती है। यदि आप वाटर में डिप करोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन w q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। आप मरकरी में डिप कर दोगे चार्जेस को तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन hg q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। चार्जेस को आप किसी मीडियम में, कोई और मीडियम में आप सोच सकते हो, जैसे माइका में रख दिया तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन माइका q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सब एप्सिलॉन अलग अलग है। वाटर का परमिटिविटी अलग है, एप्सिलॉन मरकरी के लिए परमिटिविटी अलग है, माइका के लिए परमिटिविटी अलग है। तो इसीलिए एप्सिलॉन अलग अलग होने के कारण फोर्स डिफरेंट आएंगे। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी की वैल्यू याद रखिए, बाकी परमिटिविटीज न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगी। जैसे अब आपसे डेंसिटी पूछी जाए वाटर की क्या है, तो आप कह दोगे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन मैं को कि भाई आयरन की क्या है, निकल की क्या है, कोबाल्ट की क्या है, कॉपर की क्या है, ये सारा याद रखना पॉसिबल नहीं, तो वो डेंसिटीज दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह से एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी आपको याद रखनी है, बाकी परमिटिविटीज आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होंगी। अब क्योंकि सबके एप्सिलॉन, सबकी परमिटिविटी डिफरेंट है, इसीलिए सारे फोर्सेस डिफरेंट हैं, हर मीडियम में अलग फोर्स। चलो चार्जेस का तो घर पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, मैग्नेट का तो कर सकते हो। एक मैग्नेट और एक आयरन लेना, मैग्नेट यहां पकड़ना, आयरन यहां, उनके बीच में बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा। अब मैग्नेट और आयरन के बीच में लकड़ी रख देना, वुड रख देना, मैग्नेट फिर वुड फिर आयरन, तो आप महसूस करेंगे कि फोर्स बदल गया है। अब ये फोर्स पहले से कुछ कम हो गया है, तो यानी ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। क्लियर होने लगा? अब बेटा बात आती है,
अभी तक आपने सीखा जब चार्जेस, बेटा न्यूमेरिकल्स के दिन में ये मत सोचना सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं उनके मेथड सिखाए जाएंगे, ना कि न्यूमेरिकल के आंसर निकलवाए जाएंगे। साथ में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। कभी न्यूमेरिकल में छुट्टी मारने की आदत डालो। ठीक, अब मेरे बेटा यहां तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद में क्या था कि एयर में ये फॉर्मूला है, वैक्यूम में ये फॉर्मूला है। किसी न्यूमेरिकल में बताया ही ना हो कि चार्जेस कहाँ रखे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एयर या वैक्यूम मान के सॉल्व कर देंगे। या तो हमें बताओ कि चार्जेस कहाँ हैं, नहीं बताओगे तो चार्जेस हम अपने आप एयर में मान लेंगे या वैक्यूम में मान लेंगे। और मीडियम में सब में अलग अलग है। अच्छा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलग है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अलग है। इनके रेशियो को कहा जाता है के या एप्सिलॉन आर। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। तो मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताया, एप्सिलॉन एम इज डिफरेंट, एप्सिलॉन नॉट इज डिफरेंट। मीडियम टू मीडियम परमिटिविटी अलग है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस रेशियो को एक नाम दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन वो बहुत कम यूज होता है। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर यही कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैं कहता हूं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो इस बात का मतलब क्या है? तो उसे समझने के लिए हम अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। बोलो बेटा, मैं बाद में बेटा ना सारे फोटो खिंचवा दूंगा, 2 मिनट बस कंटिन्यूटी बन जाए। ठीक, ये कोई डिलीट नहीं हो रहा, सब इसमें सेव है। मेरे बेटा फोर्स इन एयर, जब चार्जेस को एयर में रखा गया तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब चार्जेस को मीडियम में रखा गया तो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट गया, 4π कट गया, रह गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी मैंने पढ़ा था एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है k। तो मेरे बेटा क्योंकि एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट है k, तो आप कह सकते हैं फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज k, या फिर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन k। अब k का महत्व, k की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगी। मान लीजिए वाटर का k 5 है, तो वाटर में रखने पर फोर्स होगा फोर्स इन एयर अपॉन 5। यदि मैं कहता हूं कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो इसका मतलब है चार्जेस को एयर की बजाय पानी में रख दो तो फोर्स 1/5 रह जाएगा, Fa अपॉन 5। मैंने कहा मरकरी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे कभी ये याद रखने वाली नहीं है, ये न्यूमेरिकल में दी होंगी। मैंने कहा मरकरी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, मान लो उदाहरण के लिए बोल दिया। इसका मतलब है चार्जेस को एयर से निकाल के मरकरी में डुबा दो तो फोर्स 1/40 रह जाएगा। मैंने कहा वुड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 100, तो चार्जेस को एयर में रखोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा Fa, और वुड में रख दोगे तो फोर्स लगेगा Fa अपॉन 100। तो यार यानी कि K जितना बड़ा होगा फोर्स उतना छोटा लगेगा। मैं कहता हूं मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन्फिनिटी, है ये सही है, फैक्ट है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इन्फिनिटी, तो मेटल में यदि आप चार्जेस को रख दोगे तो फोर्स लगेगा Fa अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, यानी चार्जेस को मेटल के अंदर दबा दो तो 0 फोर्स लगेगा। जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दीजिए एक बार। दिक्कत हो हाथ नीचे, क्या दिक्कत बेटा? सुना दीजिए ध्यान से, हाथ नीचे कर लीजिए। दोबारा पूछना हो वो हाथ उठाओ।
कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड निकल रहा हो। इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। आप पूछो, मैं बताऊं, मैं पूछो, आप बताओ, तभी मजा आएगा, तभी क्लास चलेगी। नहीं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है और कुछ नहीं। लेक्चर तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड पड़े हैं यूट्यूब पे, इंटरेक्शन नहीं है। तो मेरे बेटा ये हमारा हुआ अगला पॉइंट। अब न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं वो देखिए। एक न्यूमेरिकल एक दिन मैंने ट्राई करने को दिया था, वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 बन के। याद होगा आपको, पेंडुलम से 2 लटके हुए थे। फिलहाल हमारा पहला न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड में, इसमें देखो 3 कैटेगरी है। कंसेप्चुअल के बाद आपके हैं यहाँ पर डीपीएस, डेली प्रैक्टिस शीट, और फिर इसके बाद है एमसीक्यू। कंसेप्चुअल में झूठ नहीं बोल रहा यार, चेक करने लगे सब, सच में है जब मैं कह रहा हूं, घर पे देख लेना। इसमें अनसॉल्व्ड जो डीपीएस है वो मैं करा रहा हूं पहले, एमसीक्यू मैं करा रहा हूं। कंसेप्चुअल आप पढ़ के आना घर से, सबके आंसर लिखे हुए हैं, और जिसमें दिक्कत आए कल बताना कि सर ये कंसेप्चुअल में ये वाला नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं ये, हाँ मैं समझ गया, कौन बनेगा करोड़पति पे पहुंच गए कुछ ही। कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स। पहले शुरू में इजी आएंगे 2-4। 2 अल्फा पार्टिकल है, इनके बीच का फोर्स निकालना है। सेपरेशन दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। मेरे बेटा चार्ज अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, उससे पहले देख बेटा, किसी को आइडिया हो तो बता दो। एक बोलो बेटा, 2e। अल्फा पार्टिकल है क्या? हीलियम का न्यूक्लियस। इन 2-4 चीजों से जान पहचान करनी पड़ेगी कि अल्फा पार्टिकल है क्या। कुछ कॉमन चीजें हैं। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये न्यूक्लियस है। अब क्योंकि इसमें 2 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो अनचार्ज है, तो इसका चार्ज होता है 2 प्रोटॉन का चार्ज। 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? 2e, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज इक्वल है, बस प्लस माइनस का ही तो अंतर है। 2e का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसका डबल हो गया। ये है चार्ज। तो मेरे बेटा अब मुझे Q1 भी नोन है, Q2 भी नोन है, R भी नोन है, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा। चल इस बहाने याद हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला सुना दो, क्या है? 1/, हाँ मीडियम नहीं दिया तो एयर मान करके करेंगे, Q1 Q2/R²। अब आप बताओ, मैं करूं कैलकुलेशन, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों बराबर है, प्रो अल्फा पार्टिकल, R नोन है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, कोई सा भी दोबारा देख, बाकी सबके चेहरे देख करके हाँ ना मत बोलना। कई बच्चे क्या करते हैं, सबको समझ में आ गया, मुझे नहीं आया, बोलूंगा तो शर्म आएगी। ठप्पे से बोलो, बोर्ड में कम मार्क्स आएंगे तो शर्म आएगी, ऐसे नहीं आने की। क्लास में पूछो, पूछना बेटा, दोबारा बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड, ये बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएससी में भी आ चुका है 2 बार, सीबीएसई में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है। इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए या उसके जैसे लिए। व्हाट इक्वल चार्ज वुड हैव टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून। ये है हमारी अर्थ, यहाँ हुआ हमारा बर्थ, ये है मून, जिसे देख नहीं सकते इन मून। तो मेरे बेटा ये है, चलो मजाक से वापस, ये अर्थ है और मून है, वो कह रहे हैं इन दोनों को कितना बराबर बराबर चार्ज दे दे कि इनके बीच का नेट फोर्स 0 हो जाए। मेरे बेटा और क्या दिया है, उन्होंने कहा है मास ऑफ अर्थ 10⁻25 kg, मास ऑफ मून 10⁻23 kg, चार्ज हमें बताना है, डिस्टेंस है r। अब सुनो मेरी बात, दोनों के दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और
चार्जेस के कारण रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेंगे। यदि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट तो है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, नेट फोर्स खत्म। मुझे उतना ही फोर्स इधर लगे उतना ही फोर्स इधर लगे तो नेट फोर्स इज जीरो। तो मेरे बेटा यहाँ बड़ा ही आसान सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कैलकुलेशन खत्म, फॉर्मूला लगाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 me mm m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट। बेटा ये न्यूटन मीटर, यहाँ पर पहले बताओ जी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये पर कूलम स्क्वायर। खैर यूनिट लिखनी नहीं है यहाँ पर, ये दोनों। अच्छा एमई नोन है, एमएम नोन है, Q1 Q2 दोनों बराबर है, उन्होंने कहा ना इक्वल चार्ज, तो इसलिए Q1 और Q2 नोन है तो Q स्क्वायर। अच्छा आप बताओ कैलकुलेशन कर लोगे, ये नोन एमई एमएम नोन, Q इज मिसिंग, तो Q कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन में ये क्या है, व्हाट इक्वल चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड, तो बराबर है, दोनों में सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, दोनों देख कितना सिंपल था, वन लाइनर क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ 75 kg इलेक्ट्रॉन। यदि हम 75 किलो इलेक्ट्रॉन ले ले, इकट्ठे कर ले, तो उनका चार्ज क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा अभी पीछे रह गया, बताता हूं। एक बात बताएगा कोई मुझे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। अच्छा जो चीजें याद रखनी है वो मैं पूछूंगा आपसे बार बार। इलेक्ट्रॉन का मास, बस बोलिए नहीं, आपस में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा बेटा फिर उसके लिए मुझे सॉरी कहना पड़ेगा, क्यों मुझे क्लास आगे तक चलानी है बढ़िया तरीके से, मेहनत से। कई बार ये होता है एक आध स्टूडेंट को इग्नोर कर दो तो अगला और ज्यादा लिबर्टी ले लेता है, ऐसे नहीं। क्लास में पूछो, हंसी मजाक के तो मेरी खुद आदत है, लेकिन कभी भी हंसी मजाक इतनी लेवल पर ना बढ़ जाए कि क्लास का डेकोरम खत्म हो जाए। मेरे बेटा 75 kg के बात करने से पहले इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर पता लगाना पड़ेगा उनका चार्ज क्या है। तो ये तो बड़ा इजी है यूनिटरी मेथड से, 75 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरे बेटा लेट n इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो n इलेक्ट्रॉन्स का मास हो गया n इंटू, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स का मास 75 kg है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 75। तो सॉल्व करके n आ जाएगा। लेट अस कंसीडर, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, लेट अस कंसीडर देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स इन 75 kg मास। तो 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो मेरे बेटा n इलेक्ट्रॉन्स का मास n इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लेकिन वो तो कह रहे हैं 75 kg है, तो इज इक्वल टू 75। n आ गया। जब n आ गया तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना मुश्किल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन होते तो इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते इंटू 3, n इलेक्ट्रॉन है तो इंटू n, तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बस n की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देनी है और आंसर आ जाएगा। हिंट्स है, ये पूरी कैलकुलेशन नहीं है, हिंट्स है। जिसको समझ में आ गया हाथ मत उठाना, क्या दिक्कत है। मैंने कहा जिससे समझ में आ गया हाथ मत उठाना, कोई बात नहीं। अब आ गया पक्का,
झूठ तो नहीं बोल रहे? ठीक। कई बार बच्चे सोचते हैं ना, मैंने समझा भी नहीं, सर को बेवकूफ़ बना दिया। भाई साहब, सर का बेवकूफ़ नहीं बना, बेवकूफ़ बोर्ड के लिए तो आपने अपनी कब्र खोद ली, कंपटीशन के लिए तो बेस बेकार कर लिया। मैं तो तुम लोगों से कह रहा हूँ, देख, बोर्ड बिगड़ने मत दो, बोर्ड बिगड़ने मत दो। बोर्ड के बाद आपको लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है। यदि 11th आपकी वीक है, मैं 1 महीने में चाहे 2-2 घंटे करके कराना पड़े, एक बैच स्टार्ट करूंगा जिसमें 11th के सारे MCQ करा दूंगा। 12th के आप कर लो साथ में, 11th की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, शुरू कर लेंगे एक बैच। करना क्या है, बोर्ड एग्जाम के बाद 1-1.5 महीने कोचिंग भी बंदी रहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करा लेंगे, और 1 महीने में यदि आपने मेरे हिसाब से कर लिया, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी 11th से बिल्कुल दिमाग हटा के 12th और 12th प्लस कंपटीशन, जेई नीट जो भी करने हैं वो आप करने पे दिमाग लगाओ, बाकी चीज़ों से हटा लो। तो मेरे बेटा ये आ गया हमारे पास, कैलकुलेशन हो जाएगी 3rd। क्वेश्चन नंबर 4th से पहले एक चीज़ और बतानी है, कल खत्म होगी ये शीट। मेरे बेटा पहले केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बात पूछता हूँ, व्हाट इज 1 AMU? वैल्यू 1.66 10⁻⁻, मैं सारा ही मैं बताऊं 27 kg। अच्छा, मैं अब तुम्हें बताता हूं 1 AMU क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। 5 मिनट लगेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में काम आने वाली बात है। मैंने अभी आपको परसों फ्राइडे को शायद बताया था, न्यूट्रॉन जो है, आज मैं आपको मेसॉन्स के बारे में बता रहा हूं। देखिए, जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, ये कहलाती है मेसॉन थ्योरी। युकावा ने प्रपोज करी थी, लेटेस्ट थ्योरी है। पहले मैं आपको बताऊं, जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, साइंटिस्ट भी उसके लिए थ्योरी बनाते हैं। वो थ्योरी यदि हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन थ्योरीज फेल भी हुई है। केमिस्ट्री में देखो, रदरफोर्ड मॉडल बनाया था, करीब 24-25 साल तक सबने उसे सही माना, लेकिन वो किसी मतलब थॉमसन मॉडल बनाया, थ्योरी थी, कोई उसका प्रूफ नहीं था, फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल आया, शुरू में सबने कहा यही सही है, यही सही है, यही सही है। 100 साल बाद पता चला कि ये तो गलत है। बोहर मॉडल आया, बोहर मॉडल करीब 80 साल तक चलता रहा कि यही सही है, यही सही है। फिर इसके बाद सोमरफील्ड मॉडल आया, फिर वो फेल हो गया। आज की डेट में सबको पता है, हाई लेवल पे जब जाओगे, इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं, क्लाउड है, मास का क्लाउड। तो मैं जो बता रहा हूं, ये लेटेस्ट थ्योरी है AMU। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, पहले क्वार्क थ्योरी बताई थी, हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोटॉन जो लेटेस्ट थ्योरी है कि सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बने हुए हैं मेसॉन से, छोटे छोटे पार्टिकल। वो मेसॉन होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। पाई प्लस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन मास नेग्लिजिबल है। पाई माइनस पर इलेक्ट्रॉन के इक्वल नेगेटिव चार्ज होता है, मास नेग्लिजिबल है। पाई जीरो न्यूट्रल होते हैं। उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, उसके अंदर जितने पाई प्लस होते हैं, ये बार बार कह रहा हूं, क्वार्क थ्योरी से ऊपर की थ्योरी है। पाई प्लस जितने भी होंगे उतने ही पाई माइनस होंगे। ये लाखों में होते हैं, 1, 2, 3 नहीं होते। अब बोर्ड में मैं लाखों में नहीं बना सकता, मैं तो 2-4 ही बनाऊंगा। जितने पाई प्लस उतने ही पाई माइनस, तो न्यूट्रल हो गया। थोड़े बहुत पाई जीरो भी होते हैं। पाई जीरो का मतलब अनचार्ज, बिना चार्ज वाले मेसॉन। प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन में जितने पाई माइनस है, उससे 1 पाई प्लस ज्यादा होता है। यदि 2 लाख ये है तो 2 लाख के बाद एक और है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये है प्रोटॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंटर कन्वर्टेबल है। तुम बताओ, यदि प्रोटॉन को
कहीं से एक पाई प्लस मिल जाए तो पाई प्लस और पाई माइनस बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रॉन बन जाएगा। यदि प्रोटॉन को पाई प्लस पाई माइनस मिल जाए, सॉरी, प्रोटॉन को पाई माइनस मिल जाए कहीं से, तो पॉजिटिव, मतलब पहले क्या था, एक पाई प्लस फालतू था, अब पाई माइनस एक और आ गया तो बराबर हो गए, तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। न्यूट्रॉन को पाई प्लस मिल जाए, न्यूट्रॉन में पाई माइनस पाई प्लस बराबर है, एक पाई प्लस और आ गया तो वो प्रोटॉन बन जाएगा। या फिर न्यूट्रॉन में से पाई माइनस चला जाए, न्यूट्रॉन में प्लस माइनस बराबर है, एक माइनस चला गया, पॉजिटिव रह गया तो प्रोटॉन बन गया। तो क्या बन गया, ये प्रोटॉन। और प्रोटॉन को पाई माइनस मिल जाए तो वो न्यूट्रॉन बन गया। ये लगातार चलता रहता है। दरअसल लेटेस्ट थ्योरी कहती है प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन है। कैसे? ये इस तरह से समझिए, किसी सब्सटेंस में कुछ न्यूट्रॉन और कुछ प्रोटॉन है। मान लो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन बना दिए एग्जाम्पल के लिए। न्यूट्रॉन में जितने पाई प्लस उतने पाई माइनस, रिकॉर्डिंग किसी को दोबारा देखनी हो तो मान लेना। एक टेम्परेरी ग्रुप बना दिया है मैंने फिलहाल, फाइनल एडमिशन के बाद एक परमानेंट ग्रुप बन जाएगा तो मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा रिकॉर्डिंग। यदि कई बार होता है ना, दोबारा सुन ले क्या बोला था तो देख लेना। न्यूट्रॉन में जितने पाई प्लस उतने पाई माइनस, प्रोटॉन में पाई माइनस एक कम है, पाई प्लस एक ज्यादा है, तभी ये चार्ज है। पाई प्लस पाई प्लस पाई माइनस। अब सुनो होता क्या है, होता ये है न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन नहीं रहता। न्यूट्रॉन अपने पाई माइनस को यहां से फेंक देता है इस पर, अब ये बन जाता है प्रोटॉन और ये बन जाता है न्यूट्रॉन। है अभी भी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, लेकिन वो जो पहले प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन बन चुका है। अब इसने अपने, इस वाले ने अपने पाई प्लस को यहां से फेंक के यहां पहुंचा दिया। अब बताओ, पहले पाई प्लस माइनस बराबर थे, एक पाई प्लस आ गया तो ये बन गया हमारा प्रोटॉन और ये बन गया न्यूट्रॉन। टोटल अभी भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। ये सिलसिला चलता रहता है। एक सेकंड में लगभग 1 लाख से 10 लाख बार हर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। एक सेकंड में 1 लाख से 10 लाख टाइम्स। जब तक मान लो कभी हम पहचान गए, ऐसा माइक्रोस्कोप बना लिया कि हम इसे देख सकें, तो भी कोई ये नहीं कह पाएगा इट इज प्रोटॉन। इतना बोलने में 2 सेकंड तो लगेंगे, इट इज प्रोटॉन। उतनी देर में वो 5-10 लाख बार प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन। कुछ पूछना है बेटा? बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। लॉस नहीं, ये बताऊंगा आगे चल के। न्यूक्लियर बॉन्ड्स बनाते हैं ये इसके कारण। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, क्या एनर्जी लॉस करता है? नहीं, ये उसी तरह का फिनोमेना है। हाँ देखो बेटा, 5 मिनट दे दो, इस पे कुछ आया। क्या चाहिए बेटा? बेटा ये एक बात होता, अर्थ का मास कितना है यहाँ से बताऊंगा। 6 बोलो, 6 × 10⁻²⁴। तोला कैसे? स्प्रिंग बैलेंस से। सब इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, आपके सिलेबस में नहीं आए इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, गलत बात। ये सब हमारे पास मेथड्स हैं इनको स्टडी करने के। अच्छा 5 मिनट दे दो, इस थ्योरी को पूरा कर लूं पहले मैं 5-7 मिनट में। तो मेरे बेटा ये चलता रहता है। तो यदि आप कभी देख पाए कि ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है, तो भी आप बता नहीं पाओगे इट इज प्रोटॉन इट इज न्यूट्रॉन। मास बदलता रहेगा। कभी इसका मास हो जाएगा mp, प्रोटॉन वाला मास, कभी हो जाएगा mn। तो अब साइंटिस्ट के सामने दिक्कत आई कि हम इसके मास को क्या बोले। कभी तो इसका मास, मान लो मेरा मास
1 घंटे पहले 80, 1 घंटे बाद 90, अगले घंटे 80, अगले घंटे 90, अगले घंटे 80। कोई मेरे से पूछे मेरा मास क्या है, ना मैं 80 बता सकता ना 90, एवरेज बता देंगे 85 ले ले। यहां भी वही हुआ, यहां पर प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज ले लिया, जोड़ के आधा कर दिया, वही है 1 AMU। एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का एवरेज है। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि इट इज 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन। कभी आपने सोचा कार्बन ही क्यों लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों लिए? जिसने भी पढ़ा होगा डीपली, लास्ट 3, 4, 5 मिनट है, ध्यान से सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। जिसको ने भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1 AMU 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन, 1/14 टाइम्स ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन, 1/16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि 1/78 टाइम्स ऑफ निकल या 1/34 टाइम्स ऑफ। क्या खास बात है इन तीनों एटम में? इनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। तो जब आप कार्बन का मास कहते हो तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स का मास कहते हो और उसे 1/12 करते हो। अब बताओ, यदि आप 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन के मास को 1/12 करोगे तो Mp + Mn/2 आएगा। नाइट्रोजन, ये बेटा बड़े बोल तो नहीं बोलने चाहिए, आधे केमिस्ट्री वालों को भी नहीं पता है कि ये कार्बन नाइट्रोजन से ही डिफाइन क्यों हुआ, ऑक्सीजन से ही क्यों, कोई और एटम क्यों नहीं। अब बताओ, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो यदि आप 7 प्रोटॉन का मास और 7 न्यूट्रॉन का मास ऐड करके 1/14 कर दो तो वही आएगा Mp + Mn/2। और लास्ट वाला मेरे से पहले आप समझ गए, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 16, ये भी वही आ गया। अब सपोज करो हम कोई ऐसा एटम ले लेते जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर नहीं है, 5 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है मान लो, तो डिवाइड बाय चाहे 12 भी कर दो, लेकिन वो कट के Mp + Mn/2 नहीं आने का ना। तो हमने वही मटेरियल चूज करे जिसको सॉल्व करके Mp + Mn/2 आ जाए। तो ध्यान से लास्ट कंक्लूजन क्या है, प्रोटॉन हमेशा प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन है, अदला बदली। इनको कहते हैं अब न्यूक्लियॉन। नई थ्योरी में ना प्रोटॉन बोलते ना न्यूट्रॉन, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन। जो न्यूक्लियॉन कभी प्रोटॉन बन जाएगा कभी। अच्छा, अब इसका एक फायदा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बता रहा हूं। किसी न्यूमेरिकल में प्रोटॉन का मास रखना है, बच्चों को याद नहीं आ रहा, न्यूट्रॉन का रखना है, याद नहीं आ रहा, न्यूक्लियॉन का मास यानी 1 AMU रख दो, सारे आंसर ठीक आएंगे। 1 AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻⁻27 kg। एग्जाम में चाहे प्रोटॉन का मास रखना हो या न्यूट्रॉन का, यही रख देना, क्योंकि ये दोनों एक ही है, नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। और दूसरा, वैसे ही कौन सा तुम एक्यूरेसी के उस्ताद हो, जी की वैल्यू 9.8 बहुत ही कम बच्चों ने ली, 10 ही लेकर के करा है। या तो इतने आदर्शवादियों की ना सर डेसिमल के 5 पॉइंट तक एक्यूरेसी आनी चाहिए, इससे बिल्कुल सारे सही आएंगे। तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी जगह। पहले ये हो गया, नहीं स्क्रीनशॉट का भी मुझे सीखना पड़ेगा, मैं कल को देखूंगा इसका स्क्रीनशॉट कहाँ से है, होगा जरूर। एक काम करो, कोई भी एक स्टूडेंट फिलहाल इसके फोटो खींच लो और फिर